Hey everyone, it's me Hamza and you're watching HT Reacts. Welcome back to the channel. कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आज जिस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं उसका टाइटल है कि पाकिस्तान को मुसीबत में आया याद पाप। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस पे बात है। आपको पता ही है जैसे हालात हैं, और एक्सचेंज रिज़र्व $3 बिलियन का है आज की डेट में। डॉलर 280 का है मार्केट में, इंटरबैंक में तकरीबन 270, 72, 71 ऐसे चल रहे हैं। और रोस्ट है जी टॉय ब्रो की तरफ से। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और फिर कोई बात करेंगे। उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड ओके। रिएक्शन चैनल वहाँ पर मैंने तफसील से बात की। इसीलिए लेट करते हैं वीडियोस। हर दफा आता है कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्त। भाई लोग, इन दिनों पाकिस्तान कंगाली के उस दौर से गुजर रहा है कि बंदों को खैरात में मिली हुई भीख भी नहीं बचा पा रही। एक तो पहले ही पोरकियों को कोई कर्जा देना नहीं चाह रहा था, और जैसे तैसे करके कोई कर्ज देने के लिए राजी भी हुआ तो आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर कर्ज रोक दिया है। और उधर पाकिस्तान फिर अपना काम खल्लास। अब जब हर तरफ से हाथ पैर मारने के बाद भी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर पा रही, तो बंदों को मुसीबत में याद आ रहा है। क्या कहते हैं उसको, जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो थका के बस्ता लेके आता, समझो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अरे हाँ, बाप। अब पाकिस्तान ने अपने बाप यानी भारत से बात करने की अपील कर डाली। आए, बैठे और संजीदा मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान की भारत को बड़ी पेशकश। कोई तरीका है भीख मांगने का? मतलब भाई बंदी का एटीट्यूड देखो। पाकिस्तान की भारत को बड़ी पेशकश, जैसे हालात इनके देश में नहीं हमारे देश में खराब हो, और भारत पाकिस्तान से बात करने के लिए मरा जा रहा हो। अबे पोरकियों, औकात में रहो। अगर अपनी औकात से बाहर निकलकर मुंह खोलोगे तो मुंह में छाता घुसेड़ दूंगा और खोलूंगा भी, समझ गए? भाई दरअसल शहबाज शरीफ ने अल अरबिया को इंटरव्यू देते हुए कहा था, My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks. भाई कुल मिलाकर शहबाज शरीफ पूरे इंटरव्यू में इंडिया से बात करने की भीख मांगता रहा था, और जब इंडिया से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो कुछ देर बाद पाकिस्तान पीएमओ से ट्वीट आता है कि बिना कश्मीर का मुद्दा हल किए भारत से कोई बात संभव नहीं। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। अबे सालों तुम्हारे इंडिया से बात करने न करने से होगा क्या? कोई फर्क पड़ता है का? कोई भूकंप आएगा का? मतलब पूरे मुल्क का दिवालिया हो चुका है। भीख मांग मांग कर गुजारा कर रहे हैं, खाने को एक वक्त की रोटी तक नहीं, लेकिन फिर भी बंदों को कश्मीर भी चाहिए और गजवाए हिंद भी करना है। इंडिया वालों को मेरा पैगाम है, जब गजवाए हिंद होने ना तो इंशाल्लाह 30 से 40 काफिर तो मार के ही मैं जाऊंगा जन्नत में। अरे तुम्हारी बहन का पोरकी मारूं, खाने को मुल्क में एक निवाला नहीं, टट्टी में मुंह दिए बैठे हो और गजवाए हिंद करोगे, जबकि इन पोरकियों की हालत कोई पूछने नहीं आता ये कच्ची बस्ती है, जिंदा हो या मर रहे हो। लाइनों में लगना पड़ता है, जलालत होती है, आटा नहीं मिल रहा है। भीख मांगने पे आ गए बेटा हम लोग। अब भाई जब मुल्क का मुगले आजम ही भिखारी होगा तो आवाम भी तो भीख ही मांगेगी। पहले कटोरा खान मांगता फिरता था, अब शहबाज शरीफ मांग रहा है, और बची आवाम वो तो खुद बोल रही है भिखारी बनाया हुआ है। तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दे? बोल डाला आज के दिन, बोल डाला। भाई प्रधानमंत्री भी बना दिया, तब भी मांगनी तो भीख ही है। अब जब भीख ही मांगनी है तो वैसे ही मांग लो। ये हल्ला किस बात का? तुम्हारे नेता भी तो यही करते आ रहे हैं, कभी दूसरे देशों से डॉलर की भीख मांगते फिरते हैं तो कभी इंडिया से कश्मीर की भी। चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, हम कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। बाहर झोपड़ी वालों, खुद की कीमत एक कौड़ी की नहीं और कश्मीर की कीमत अदा करोगे। और क्या, पहले तुम्हें एक बात बताओ, 4 जोड़ी चड्डी बनियान छोड़ कुछ है तेरे पास? मतलब एक तरफ ये कश्मीर की कीमत अदा करने की बात कर रहा है, वही दूसरी तरफ बंदा खुद बोलता फिरता है। पाकिस्तान मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में ना लाइन पे। भाई बंदों के एक हाथ में परमाणु हथियार और एक हाथ में कटोरा है। बंदे खुद स्वीकार भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बकचोदी। वो दिन आएगा कश्मीर हम इंशाअल्लाह फतह करेंगे। और कश्मीर फतह कैसे करेंगे? हमारे पास एक ऐसा हथियार है। और इसका हथियार कौन सा है? वल्लू बता 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 बता। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। अरे
ये नहीं, हथियार बता। इसका नाम रखा है एटम बम। वो एटम बम फटने वाला नहीं, इस गधे का नाम एटम बम है। इसका नाम है मिसाइल। वो मिसाइल नहीं है जो जंगों में चलते हैं। भाई यही दो हथियार हैं जिनके भरोसे पाकिस्तान अक्सर फूलता है, और जब जब पाकिस्तान पर कोई मुसीबत आती है तो इन्हीं दो हथियारों को आगे करके पाकिस्तान। मोदी, हम तुम्हें वार्निंग देते हैं। और उधर मोदी जी, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मतलब बंदे बकचोदी के फार्म तो ऐसे भरेंगे जैसे आर्थिक रूप से किन ऊंचाइयों पर खड़े हो, जबकि पोर खुद अच्छे से जानते हैं कि इनकी औकात एक भिखारी से ज्यादा और कुछ नहीं। और कभी कभी तो इनका ये गम बाहर भी निकल आता है। आप देखिए हिंदुस्तान हमें कितनी जगहों पर हमें पीछे छोड़ गया। भाई हिंदुस्तान तो इनके लिए बहुत बड़ी तोप हो गया। उधर बांग्लादेश के पाकिस्तान से आगे निकल जाने पर ये पोर की, वो बांग्लादेश जिसको हमने अपना बैगेज उतारा कि ये बिल्कुल बेकार बैगेज है, वो हमसे आगे निकल गया। और निकला किसकी बदौलत? तुम्हारे फूटे कर्मों की बदौलत। भाई आज हिंदुस्तान को तबाह करने की ख्वाहिश ने पोरकियों को उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि पूरा मुल्क दिवालिया हो चुका है। लोग घास खाने पर मजबूर हैं। यहाँ तक कि गंदम की पैदावार में दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क कहलाने वाला पाकिस्तान में गरीब आटे को तरसने लगे हैं। लेकिन फिर भी ये पोरकी बाज नहीं आ रहे। आज भी इनको कश्मीर ही चाहिए। और भाई ये बंदे अगर कब्र में भी होंगे तब भी यही बोल रहे होंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। चुप कर बे कुत्ते। भाई आखिर में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना कहूंगा, 4 चवन्नी घोड़े पे पाकिस्तान मेरे। तू समझा? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यार देखो बात सुनो, औकात से बढ़ के बात नहीं करनी चाहिए। ये हमेशा मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को कहता हूँ। ऐसा कोई डिपार्टमेंट बता दो जो हमारा प्रॉफिट में हो, मांगने वाला डिपार्टमेंट छोड़ के, ठीक है। हम हर चीज़ में दुनिया में जो अच्छी चीज़ें हैं उनमें पीछे हैं, और जो चोरी चकारी और ड्रग्स और इस तरह के मामलात हैं उनमें हमारा पहला नंबर आता है। अब आप ये देख लेना कि गल्फ़ कंट्रीज़ उन्होंने पाकिस्तान की कई सिटीज़ बैन कर दी हैं। क्यों की हैं? क्योंकि उन सिटीज़ से या उन सिटीज़ के रहने वाले जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं या रेजिडेंट्स हैं, वो जब बाहर जाते हैं तो वो भाई भीख मांगते हैं। अब कहते हैं ना, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, तो अवाम भी 2 नंबर भिखारी, तो हुक्मरान भी वैसे ही मिलेंगे। उनको भी पता है कि भाई ठीक है हमारी तो इंडस्ट्रीज चल रही हैं, हम जाते हैं पाकिस्तान के नाम पे भीख मांगेंगे, उसमें से आधा हमारा, बाकी सब इनको चुल्लू भर पानी की तरह दे देंगे, और उतारने का काम हमारा थोड़ी है। और यही पिछले हम कोई ये जो डेप्ट साइकिल है, ये जब से पाकिस्तान बने तब से ही कर्जा मांग रहे। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि जब हम बने थे तो हमारे हालात बहुत अच्छे थे। अक्सर आपने सुना होगा कि वीडियोस में कहा जाता है कि 60s में पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा था। ओ भाई वो भी मांगी हुई तरक्की थी। आपको याद होगा लियाकत अली ख़ान जाते ही सीधा अमेरिका जी पैसे दे दो, या फिर नवाब बहावलपुर, या उस बंदे ने तो पाकिस्तान पे एहसान किया कि पूरा 1 साल पाकिस्तान का खर्चा उठाया। रिज़ल्ट में क्या मिला उसको? लात यही मिलनी थी। तो एहसान फरामोश कौम है। अपने साइंटिस्ट जिन्होंने फ़िज़िक्स में किताबों में ना लिखा हुआ है कि फ़िज़िक्स में पाकिस्तान के वाहिद नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम, और ये नहीं लिखा हुआ कि डॉक्टर अब्दुल सलाम गया किधर या उसके साथ पाकिस्तानियों ने किया क्या। ये नहीं लिखते। क्यों लिखेंगे? तो शर्म आ जाएगी ना कि उसे कादियानी कह के और मुल्क से बाहर निकाल दिया, या उसको गद्दार काफिर डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे जो काम करने वाला होता है ना, उस बेचारे के साथ यही होता है। एक आशिर अजीम है, आपने नाम सुना हो शायद। अब कनाडा में ट्रक चलाते हैं वो। पहले पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट में थे, फिर वो फिल्म इंडस्ट्री में आए, और अब इतना उनको जलील किया गया कि वो कनाडा जाके ट्रक चला रही। तो आप फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं भाई? और प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है कि यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट्स हैं जो कि अपने फ़ायदे के लिए ना, अगर उन्हें आवाम की भी कब्र खोदनी पड़ी, और कब्र खोद तो दी है, उसमें आवाम को लिटाना भी पड़ा तो लिटा देंगे। सबसे बड़े उसमें हैं ये सो कॉल्ड मौलवी, ये जितनी दीनी जमातें हैं, सियासी दीनी जमातें हैं, ये सब सिर्फ जो है ना यूज़ करते हैं और मरवाते हैं लोगों को। अब आप देख लेना, जो जितनी भी जिहादी तंजीमें हैं, वो अपने बच्चों को तो कभी उन्होंने बम नहीं फटवाया, दूसरों के बच्चों को कहते हैं जाओ हुरें मिलेंगी, और लानत तुम्हारी हुरों पे। फिर पता नहीं कौन सा इस्लाम फॉलो करते हैं।
और हमारे कुछ सियासतदान उन्हें मुजाहिद कहते हैं। तो इतने मुजाहिद पसंद है, अपने घर में रख लो उनको, क्या बोलें यार। और फिर देखो ना, अकड़ भी इतनी है कि एक्सेप्ट भी नहीं करना ना कि दुनिया हमसे आगे निकल गई है। पता नहीं, तस्लीम कर लेंगे तो पता नहीं क्या, कौन सा पहाड़ गिर जाएगा। बहरहाल हम इतना ही कहेंगे अपने भोले वाले पाकिस्तानियों से, या उन पाकिस्तानियों से जिनके पास थोड़ा सा दिमाग रह गया, कि भाई हिस्ट्री पढ़ो लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्सेज से। आप पढ़ोगे ना, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि आपको क्या पढ़ाया गया है और एक्चुअली क्या था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।